तो गाइस कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका कैल्विन में और मैं हूं विनीत आपके सामने हाजिर हूं लेकर आपका नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसको हम करने वाले हैं सिर्फ 10 मिनट में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो भाई आप सभी जानते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से और खिलाफत मूवमेंट से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था तो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन बुरी होती चली गई, क्योंकि इंडिया एक कॉलोनी था किसकी, ब्रिटेन की। यहाँ पर इकोनॉमिक डिप्रेशन हो गया था, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, इन्फ्लुएंजा फैल गया था और साथ साथ फोर्सफुल रिक्रूटमेंट चल रही थी आर्मी के अंदर, जिसके तहत हमारे यहाँ के लोगों में गुस्सा ज़्यादा बढ़ गया था। और यही थे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जिसकी वजह से लोगों के अंदर जब हिंसा बढ़ी तो उन्होंने आंदोलन का एक तरीका अपनाया। बट इसी बीच 1915 में गांधी जी भारत आते हैं और वो लेके आते हैं अपने साथ आइडिया ऑफ सत्याग्रह, यानी सत्याग्रह का विचार। सत्याग्रह का विचार सीधा सीधा क्या आता था, टू आस्क फॉर द ट्रुथ, मतलब अगर आप सच बोल रहे हैं और आप सत्य का साथ दे रहे हैं तो आपको हिंसा की जरूरत नहीं पड़ती। गांधी जी अफ्रीका से आए थे इस मैथड को अपनाकर और उन्होंने इसको चरखे के रूप में अपनाया। मतलब चरखा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ट्रिक है बेटा। चरखा है वो 3 सत्याग्रह जो भारत में हुए, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। चंपारण में होता इंडिगो के लिए यानी नील की खेती के लिए, खेड़ा में होता पीजेंट सत्याग्रह और अहमदाबाद में होता मिल वर्कर्स के लिए। चंपारण के अंदर 1917, खेड़ा में 1917, अहमदाबाद में 1918। ये सारे सत्याग्रह सक्सेस रहे, जिसको देखते हुए अंग्रेजों ने एक लॉ पास किया। उनको लग रहा था कि उनकी ताकत चली जाएगी, उन्होंने पास किया रोलक एक्ट। रोलक एक्ट बहुत तेजी से पास किया गया था, जबकि इसके अपोज में इंडियंस थे, लेकिन इसको पास कर दिया गया और इसी को कहते हैं हम ब्लैक लॉ, क्योंकि इसके अंदर 2 साल की जेल थे। नो अपील, नो लॉयर और नो आर्ग्यूमेंट, ना अपील, ना वकील, ना दलील का कानून कहा गया। जो इंडियन लीडर ने इसका अपोज किया और गांधी जी ने इसके लिए ही हड़ताल स्टार्ट कर दी थी और कहा था कि हमारी हड़ताल तब तक चलेगी जब तक ये इसको वापस नहीं जाता। लेकिन इसी बीच जब हड़ताल चल रही थी, आंदोलन किया जा रहा था, लोगों ने स्ट्राइक्स कर दी। 10 अप्रैल को अमृतसर के अंदर शूट आउट हुआ किसानों के ऊपर और मार्शल लॉ लगा दिया गया अमृतसर के अंदर और जनरल डायर को कमान दे दी गई। जनरल डायर जैसे ही आता है वहीं पर 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का मेला चल रहा होता है जलियांवाला बाग में और वो शूटिंग वहाँ पर शूट कर देता है और काफ़ी निर्दोषों की जान चली जाती है, जिसके खिलाफ गांधी जी आंदोलन करते हैं और हड़ताल को वापस लेकर कहते हैं अब मैं एक ब्रॉड मूवमेंट स्टार्ट करूँगा। इस ब्रॉड मूवमेंट के लिए मुझे हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक साथ लाना पड़ेगा और तभी एक पॉइंट आता है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट क्या कहता है कि 1919 के अंदर ऑटोमन एम्पायर यानी टर्की हार जाता है और वहाँ पर खलीफा को हटा दिया जाता है। ये रूमर फैलता है कि उनके ऊपर शांति संधि यानी पीस ट्रीटी लागू होगी और हार्श ट्रीटी लगेंगी वो, जिसको लेकर मोहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत मूवमेंट शुरू करते हैं मुंबई के अंदर, ठीक है। और गांधी जी उनकी हेल्प करते हैं और कहते हैं कि भैया दोनों साथ में लेकर चलते हैं अगर लड़ना ही है अंग्रेजों से। और नागपुर सेशन होता है जिसके अंदर कांग्रेस ये बात मान जाती है कि भाई साहब चलो आंदोलन करते हैं, क्योंकि जब बंगाल अधिवेशन हुआ था यानी बंगाल सेशन के अंदर कांग्रेस नहीं मान रही थी। वो कह रही थी कि सत्याग्रह का लोगों को पता नहीं है और ये हिंसक हो जाएगा, जो बाद में सही भी सिद्ध होता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है शहरों के अंदर। सबसे पहले स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर स्कूल जाना छोड़ देते हैं क्योंकि वो अंग्रेजों का होता है, ठीक है। लॉयर कोर्ट क्विट कर देते हैं। पिकनिक स्टार्ट होती है लिकर शॉप्स की और जो विदेशी सामान था उसकी होली जलाई जाती है। साथ साथ लोग विदेश मतलब देशी कपड़े यानी खादी पहनना स्टार्ट करते हैं, लेकिन खादी के साथ दिक्कत ये थी कि वो काफ़ी महंगा था और ना ही हमारे पास स्कूल और कोर्ट थे, तो लोगों को दोबारा से वहीं जाना पड़ा। अब कॉर्पोरेशन क्यों, गांधी जी अपनी हिंद स्वराज की किताब में लिख रहे थे कि हम अंग्रेजों को कॉर्पोरेशन कर रहे हैं, इससे स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, इससे हम ये सारे कॉर्पोरेशन तोड़ते जा रहे थे। सेम कंट्री साइड में हुआ। यहाँ पर 2 बेसिकली कास्ट थी, तालुकदार और जमींदार, जिन्होंने बहुत अत्याचार कर रखे थे लोगों पर, बेगारी सिस्टम चला रखा था और इंटेंट्योड यानी जिसको हम कहते हैं बंधुआ मजदूरी या फिर गिरमिटिया मजदूरों से काम करवाया जा रहा था। और बाबा रामचंद्र सन्यासी और जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर अवध किसान सभा स्टैब्लिश करते हैं और कहते हैं कि भाई हम तब तक काम करेंगे जब तक ये अपने जो हाई रेवेन्यू है उसको कम ना कर दें। यहाँ पर आंदोलन स्टार्ट होता है, नाई धोबी बंद स्टार्ट होता है, लेकिन सेम वही पॉइंट आता है जो कांग्रेस ने कहा था। यहाँ पर हिंसा स्टार्ट हो जाती है, तालुकदार जमींदारों के घरों को लूट लिया जाता है, बाजारों को लूट लिया जाता है। ट्राइबल पीपल भी स्टार्ट करते हैं। ट्राइबल पीपल कहाँ होते हैं, बेसिकली इनका जो लीडर होते हैं वो होते हैं अल्लूरी सीताराम राजू जी, जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के गुडम हिल्स के अंदर, ठीक है, आंदोलन करते हैं। वहाँ पर ये कहा जाता है कि फॉरेस्ट में किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है, ठीक है, एंट्री नहीं है फॉरेस्ट के अंदर, और उनसे बेगारी कराई जा रही थी रोड बनाने के लिए। और वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, ये गांधी जी के अनुयायी थे। उन्होंने कहा कि भैया हम गांधी टोपी पहनेंगे, खादी पहनेंगे, पीना छोड़ देंगे, लेकिन हम गुरिल्ला वॉरफेयर मूवमेंट अपनाएंगे, यानी मारो और भाग जाओ। और इन्होंने हिंसात्मक कार्रवाई की और एट द एंड इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और इनको फांसी दे दी जाती है। सेम प्लांटेशन वर्कर्स के साथ भी ये हुआ। असम के अंदर जो अलग अलग यूपी बिहार यहाँ से मजदूर लाए जा रहे थे, जिसके लिए 1859 के अंदर इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट आया, जो कहता है आप एक कन्फाइंड प्लेस से बाहर नहीं जा सकते, अगर आपको जाना है तो अंग्रेजों की परमिशन चाहिए, ठीक है। और उनको लगा कि गांधी जी आ रहे हैं, स्वरा ला रहे हैं, तो हमें हमारे घर पर ही मतलब अपने स्टेट में ही ज़मीन मिल जाएगी, और जिसको लेकर वो जाने लगे। लेकिन जैसे वो जाते हैं तो हड़ताल होती है और इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और ये कभी भी अपने घर नहीं पहुँच पाते।
और यहीं पर ये आंदोलन धीरे धीरे एंड की तरफ पहुंचता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्योंकि चोरा चोरी हत्याकांड होता है 1922 के अंदर, पुलिस वालों को जला के मार दिया जाता है यूपी के गोरखपुर जिले के अंदर, और गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। स्वराज पार्टी बनती है जो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास बनाते हैं, क्योंकि कांग्रेस कह रही थी कि जो कीचड़ साफ करना है तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा। और जस्टिस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसने इलेक्शन लड़ा था, उसके बाद स्वराज पार्टी बनती है। और रेडिकल्स होते हैं जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जो ये कहते हैं कि इस आंदोलन को और ज़्यादा उग्र होना चाहिए, ठीक है। और इसी बीच सैमन कमीशन भारत में आ जाता है। सैमन कमीशन टोरी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। जॉन सैमन्स के हेड होते हैं, सारे के सारे अंग्रेज होते हैं, और ये भारत का भविष्य तय करने आता है। और लोगों को इसी बात का गुस्सा आता है, अगर हमारा भविष्य तय करना है तो इसके अंदर इंडियंस क्यों नहीं है। और इसका गोमैक साइनवन के हिसाब से, ठीक है, स्वागत किया जाता है। और इसी बीच लॉर्ड इरविन, यानी जो वायसराय इरविन था, वो हमारे लिए डोमिनेंट स्टेटस की मांग रख देता है। और वो वेग होता है, वेग का मतलब है अपारदर्शी, जिसका कोई फ्यूचर ना हो। अब इसको लेकर गुस्सा आता है लोगों के अंदर, और जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी के अंदर लाहौर सेशन होता है, और वहाँ पर पूर्ण स्वराज की बात की जाती है 1929 के अंदर। और कहा जाता है 26 जनवरी 1930 को हम अपना पहला आज़ादी दिवस मनाएंगे, और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल जाती। और इसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो गांधी जी 31 मार्च 1930 को लेटर लिखते हैं लॉर्ड इरविन को, और कहते हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानेंगे 11 मार्च तक, तो हम आंदोलन स्टार्ट कर देंगे। और ये 11 डिमांड्स क्या थी, 11 डिमांड्स थी। इसमें मेन डिमांड थी कि भैया आप सॉल्ट टैक्स को खत्म कर दो, और सॉल्ट टैक्स खत्म नहीं होता है, इरविन इनकी बात नहीं मानता, और आंदोलन स्टार्ट होता है साबरमती से दांडी तक। 240 मील का सफर होता है, 24 दिन के अंदर कंप्लीट किया जाता है अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ। जहाँ जहाँ गांधी जाते हैं वहाँ पे भाषण देते हैं कि स्वराज क्या है। और लोग, जब ये आंदोलन स्टार्ट हो जाता है तो यहीं से सिविल डिसऑर्डर्स मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। लोग रिफ्यूज़ कर देते हैं कि भाई हम चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे, हम रूल्स नहीं मानेंगे, कानून तोड़े जाते हैं, जिसकी वजह से इस आंदोलन को वापस लिया जाता है और दोबारा से रिलॉन्च किया जाता है। कॉल ऑफ क्यों किया जाता है भैया, कांग्रेस लीडर को अरेस्ट कर लिया जाता है, अब्दुल गफ्फार खान जी ने, फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है, ठीक है। और गांधी इरविन पैक्ट होता है 1931 के अंदर, जिसमें कहा जाता है कि सेनेट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जितने गोल्ड सम्मेलन के अंदर गांधी जी जाएंगे और उनकी डिमांड रखी जाएगी, लेकिन गांधी जी जाते हैं, वो फेल हो जाती है। जब भारत वापस आते हैं तो वो क्या देखते हैं, कांग्रेस को लीडर को घोषित कर दिया गया, जवाहरलाल नेहरू जेल में है, अब्दुल गफ्फार खान जेल में हो, और ज़्यादा रिप्रेशन चल रहा है, और गांधी जी इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली 4 से 5 तरीके के, ठीक है, लोग थे, यानी कैटेगरी के लोग थे। इसमें थे रिच, जो पाटीदार और यूपी के जाट थे, जिन्होंने कहा कि भैया अनाज की कीमत एकदम कम हो गई 1929 के अंदर, जिसकी वजह से हम टैक्स नहीं दे सकते और हमारा टैक्स माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है। इसके लिए इन्होंने आंदोलन किया, लेकिन इनकी बात नहीं मानी गई। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस हो जाता है और ये दोबारा पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन इनको सपोर्ट करती है कांग्रेस। लेकिन जो गरीब होते हैं, गरीब का भी यही कहना था कि भैया जब फसल नहीं बिक रही तो हम किराया कैसे दे पाएंगे, हमें नो रैंड मूवमेंट चलाना है। लेकिन कांग्रेस ने उनको सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो अमीर किसानों को सपोर्ट कर रही थी। इनका सपोर्ट किया था कम्युनिस्ट ने और सोशलिस्ट ने। बिजनेस क्लास लोग ये कह रहे थे कि इंपोर्ट नहीं होना चाहिए, नहीं बाहर से सामान नहीं आना चाहिए, रुपये और स्टर्लिंग का रेशो बराबर हो जाना चाहिए। IICC का निर्माण करते हैं 1920 में, फिक्की का 1927 में, ठीक है। GD बिरला, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास इसके मेन हेड होते हैं, क्लियर। और कांग्रेस ये डरते हैं कि कांग्रेस हमारे साथ तो है, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस के जो यंग लीडर हैं वो सोशलिज्म की तरफ जा रहे हैं और हमसे चीज़ें छीन ली जाएंगी। फिर आते हैं वर्कर्स, किसी भी वर्कर ने पार्टिसिपेट नहीं किया, सिर्फ नागपुर के, छोटा नागपुर के जो वर्कर्स थे उन्होंने, टिन वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया। गांधी कैप पहनी और कहा कि हमारी कंडीशन सुधार दो, हमारी सैलरी अच्छी कर दो। और कांग्रेस ने इनसे दूरी बनाए रखी, क्योंकि वो किसके साथ थी, बिजनेस क्लास के साथ थी। वुमेंस ने भी लाइफ के लिए पार्टिसिपेट किया, बहुत सारी वुमेंस जेल भी गई, ठीक है। अपर क्लास की वुमेंस ने कहा कि हमारा पहला कर्तव्य है कि अपने देश के लिए हम सेवा दें, ठीक है। लेकिन इनको कोई पॉलिटिकल राइट नहीं मिला, ना ही इनको सपोर्ट मिला, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि भैया महिला को प्रथम कर्तव्य अपने घर को एक अच्छा घर बनाना, एक अच्छी बेटी बनना, एक अच्छी बीवी बनना, ठीक है। हमारे सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट में चैलेंजेस क्या थे, 2 चैलेंजेस थे, दलित थे और मुस्लिम थे। दलित जो थे वो कभी भी साथ नहीं आए, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो अपर क्लास हिंदूज के साथ थी और वो दलित को अपने से अलग मानते थे। तो दलित के अंदर उनको साथ मिलाने के लिए गांधी जी ने उनको हरिजन की संज्ञा दी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाया 1930 के अंदर, और गांधी जी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है, जिसके अंदर कहा जाता है कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाएगी। मुस्लिम के साथ भी यही प्रॉब्लम थी, लेकिन क्योंकि वो सोच रहे थे कि कांग्रेस जो है हिंदुओं के साथ है, ठीक है, और यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी रहेगी तो हमारी कोई बात नहीं सुनेगा, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की वो बात करते हैं और कहते हैं कि भैया हमें जहाँ जहाँ जितने मुस्लिम्स हैं उतनी रिप्रेजेंटेशन दे दो। और मुस्लिम लीग कहती है कि भैया हम ऐसे ही चलेंगे, लेकिन इनकी कोई बात नहीं मानी जाती। फिर आता है एट द एंड कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। हम झंडे बनाते हैं, झंडे हमारे 2 तरीके से बनाए जाते हैं। पहला होता है इसमें 8 लोटस होते हैं जो 8 प्रोविंस दिखा रहे होते हैं। बाद में गांधी जी झंडा बनाते हैं जिसमें बीच में चरखा लगाया जाता है और ये कहा जाता है कि ये स्वावलंबन का प्रतीक है। पिक्चर्स बनाई जाती है भारत माँ की, ठीक है, बंकिम चट्टोपाध्याय के द्वारा और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, जिसके अंदर भारत माँ को एक एस्थेटिक फिगर के रूप में पेश किया जाता है। हैंड्स बनाई जाती है वंदे मातरम, जिसके अंदर
भारत माँ का चित्रण होता है और आनंद मठ यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो नॉवल था आनंद मठ उसमें संकलित किया जाता है। हम इंटरप्रेट करते हैं हिस्ट्री को, इतिहास को पुनर्व्याख्यात करते हैं और कहते हैं कि भैया हम कितने अच्छे थे और हमारा इतिहास कितना रिच है। फोकलोर बनाए जाते हैं, नतीजा शास्त्री तमिल लैंग्वेज की सारी फोकलोर और हाइम्स को इकट्ठे करते हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाली भाषा के फोकलोर और नर्सरी राइम्स को इकट्ठा करते हैं। तो क्लास यहाँ पर एंड होता है आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर, 10 मिनट में हो गया, ठीक है। तो क्लास ये तो चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन अभी एक चीज़ और बाकी है, वो है आपकी करियर। भाई साहब आपका करियर अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन सी स्ट्रीम के अंदर आपको क्या चाहिए, कौन सी स्ट्रीम में आपको क्या चाहिए, क्या फ्यूचर हो सकता है। तो उसके लिए आपके लिए फ्री करियर सेशन आ चुका है। आपको कुछ नहीं करना, फ्री फॉर्म दे रखा है आपके डिस्क्रिप्शन में, उसको फिल कर दें ताकि आप अपनी करियर काउंसलिंग कर पाएँ और आपको पता चल पाए कि जिस फील्ड में आप जा रहे हैं उसके अंदर और क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर।